हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो यूनिट 1 की कंटिन्यूएशन में आज हम नया टॉपिक देखने वाले हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। अगर वैसे देखा जाए किसी भी टर्म में, अगर प्राइमरी का मतलब होता है जो मेन सोर्स होता है और सेकेंडरी का मतलब होता है उस मेन सोर्स से जो डिराइव्ड सोर्स होते हैं। तो कंसंट्रेशन में भी जो हम लोग कंसंट्रेशन का पार्ट देख रहे हैं, अगर हम उसमें देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कि टोटल सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कितनी है। तो यहाँ पे आप कैसे देखेंगे कि प्राइमरी सॉल्यूशन क्या है या सेकेंडरी सॉल्यूशन क्या है। स्टैंडर्ड इज जस्ट अ सॉल्यूशन। तो प्राइमरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो कि नोन होता है, इसीलिए मैंने बोर्ड पे लिखा है प्राइमरी स्टैंडर्ड कैसा है, नोन कंसंट्रेशन है। जबकि सेकेंडरी स्टैंडर्ड कैसा है, जो कि अननोन कंसंट्रेशन है। तो नोन कंसंट्रेशन वैसा कंसंट्रेशन होता है जिसमें हमें पता होता है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कितनी है, यानी हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड टोटल नोन सॉल्यूशन। तो हम बोल सकते हैं, सपोज करिए कि एग्जांपल, अगर 100 ग्राम ऑफ शुगर 500 ml वाटर में डिसॉल्व है, तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी, 100 ग्राम पर 500 ml, यानी कि कितना हो गया, 500 ml का जो सोल्यूशन है उसमें कितना सोल्यूट है, 100 ग्राम। तो हम लोग बोलेंगे 100 ग्राम पर 500 ml। अगर 1 लीटर का सोल्यूशन है या 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व हुआ है, तो हम बोलेंगे 100 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 100 ग्राम पर लीटर ऐसे भी बोल सकते हैं। पर लीटर बोले या 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो बोल सकते हैं 100 ग्राम पर 1000 ml। तो ये आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, 1 लीटर में कितने ml है, 1000 ml। तो आप चाहे 100 ग्राम पर लीटर बोलिए या 100 ग्राम पर 1000 ml बोलिए, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो नोन है। लेकिन जब अननोन कंसंट्रेशन जिसको हमें स्टैंडर्डाइज करना है या पता करना है, तो उसको हम नोन से कैसे पता करेंगे। तो हमने आपको टाइट्रेशन में बताया है, बेसिकली टाइट्रेशन में क्या होता है, एक हम फार्मूला लगाते हैं N1V1 इक्वल टू N2V2। तो सपोज करिए ये नोन के लिए है और ये आपका अननोन के लिए है। तो नोन की आपकी नॉर्मेलिटी यानी कंसंट्रेशन पता होगा, आप 10 ml कॉनिकल फ्लास्क में ले रहे हैं, ये भी आपको पता है। इसकी नॉर्मेलिटी आपको निकालनी है, यानी जो अननोन सॉल्यूशन उसको हमने ब्यूरेट में ले लिया है, और वॉल्यूम क्या रहेगा, जो ब्यूरेट की रीडिंग आएगी, यानी कि एंड पॉइंट पे जहां पे चेंज ऑफ कलर होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंडिकेटर क्या करता है, अपना कलर चेंज कर देता है। तो वहां पे हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। इसको हम आगे देखेंगे, जब हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कंपाउंड्स देखेंगे तब हम डिटेल में देख लेंगे कि कैसे हम अननोन कंसंट्रेशन की वैल्यू पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोन कंसंट्रेशन। तो आइए हम लोग पहले प्राइमरी स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड समझ लेते हैं, फिर हम लोग एक स्टैंडर्डाइजेशन कर लेंगे, लेबोरेटरी मेथड से देख लेंगे कैसे हम अननोन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं बाय रिएक्टिंग विद नोन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अभी यहां से आपको क्लियर हो गया प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है, नोन कंसंट्रेशन। अब नोन कंसंट्रेशन मींस या प्राइमरी स्टैंडर्ड मींस क्या होगा, known amount of solute present in a known amount of solvent is called as primary standard। तो आप बोलेंगे सर सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होगा। यहां पे क्या है कि हम अमाउंट जो डिसॉल्व कर रहे हैं वो तो हमें पता है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन वो उतनी है कि नहीं, वो हम पता करेंगे इससे रिएक्ट करके। तो यहां पे जो भी आपका कंसंट्रेशन है वो नोन नहीं है। तो अब कंडीशंस फॉर प्राइमरी स्टैंडर्ड हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनसे हम किसी को प्राइमरी स्टैंडर्ड कह सकते हैं कि ये सुटेबल कैंडिडेट है फॉर प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो दी हुई कुछ कंडीशंस हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे, और जो भी आपका सोल्यूट है या जो भी आपका कंपाउंड है वो इन कंडीशंस को अगर फुलफिल करता है तो वो सुटेबल कैंडिडेट है टू बिकम अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। सबसे पहले है, इट शुड बी इजी टू ऑब्टेन, टू प्यूरिफाई, टू ड्राई एंड टू प्रिजर्व। यानी कि आप प्राइमरी स्टैंडर्ड ऐसे ही कंपाउंड्स को बनाएंगे जो इजी टू ऑब्टेन हो, यानी नेचर में हम उनको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने उसको प्राप्त कर लिया है तो जाहिर सी बात है वो इम्प्योर फॉर्म में होगा, तो आप उसको क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। तो इजी टू प्यूरिफाई यानी ऑब्टेन करने के बाद उसका प्यूरिफिकेशन भी कैसा हो, आसान हो। इजी टू ड्राई, अब प्यूरिफाई हुआ है तो उसको फिर ड्राई भी करना होगा कंपाउंड को, तो इजी टू ड्राई। एंड इजी टू प्रिजर्व, यानी जब आप उसको प्रिजर्व करें तो ऐसा ना हो कि वो अपना नेचर चेंज कर दे। यानी कि हम देखते हैं बहुत सारे जो कंपाउंड्स वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, डेलिक्वेसेंट होते हैं, यानी कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके अपना स्टेट ऑफ
नेचर क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। दूसरा पॉइंट है मस्ट बी 100% प्योर, यानी आप जिसको प्राइमरी स्टैंडर्ड बनाने वाले हैं उसका नेचर ऐसा होना चाहिए कि जब हम प्यूरिफाई कर लें तो वो 100% प्योरिटी क्या कर ले, अटेन कर ले, उसको ही हम प्राइमरी स्टैंडर्ड कंसिडर कर सकते हैं। अगर इम्प्योरिटी 0.1 to 0.2% है तो वो नेग्लिजिबल है, उतना एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर ज्यादा इम्प्योरिटी है तो ऐसे किसी भी कंपाउंड्स को हम प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है शुड बी स्टेबल इन ऑल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अभी ये मैंने आपको बताया कि होता क्या है कि वेदर चेंज होता है। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो इंडिया का जो वेदर है वो बहुत वेरिएट करता है। जम्मू कश्मीर में बहुत ठंडक है, राजस्थान में बहुत गर्मी है, कलकत्ता साइड में बहुत मानसून है। तो आप देखेंगे कि जो इन्वायरमेंट कंडीशन वो चेंज हो रही है। अगर ह्यूमिडिटी लेवल भी आप देखेंगे तो ईस्ट टू वेस्ट भी बहुत वेरी करती है। ईस्ट चूंकि कोस्टल एरिया है, जो भी कोस्टल एरिया है वहां पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसा है, बहुत ह्यूमिडिटी होगी। तो अगर कंपाउंड आपका स्टेबल नहीं है तो वो क्या करेगा, मॉइस्चर गेन करके इंप्योरिटी कॉज कर लेगा। तो ऐसे किसी भी कैंडिडेट को हम प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं सेलेक्ट करते हैं। चौथा पॉइंट है रिएक्शन शुड बी सिंपल एंड इजी टू आइडेंटिफाई एंड पॉइंट, यानी कि जो भी रिएक्शन हम कराने वाले हैं, सपोज करिए अगर एसिड बेस टाइट्रेशन हो रहा है, आप HCl और NaOH को ट्रीट करा के बना रहे हैं NaCl प्लस वाटर एसिड बेस टाइट्रेशन में, तो हम देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन अगर ये 100% प्योर है, ये 100% प्योर है, तो एसिड 100% आपका बेस से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना लेगा। लेकिन अगर दोनों में कहीं भी इम्प्योरिटी है तो क्या करेगा, वो एक दूसरे से इम्प्योरिटी भी रिएक्ट करेगा, तो वहां पे पैरेलल रिएक्शंस चलने लगेंगी। तो उसकी वजह से हम लोग कितना NaCl बन रहा है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो रिएक्शन सिंपल होनी चाहिए, कोई वहां पे साइड रिएक्शंस या मल्टीपल रिएक्शंस नहीं होनी चाहिए, और एंड पॉइंट भी बहुत आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके। यानी आप इंडिकेटर सेलेक्ट करेंगे, इंडिकेटर क्या करता है, एसिडिक रीजन से बेसिक रीजन में अपना कलर चेंज करता है, तो इतना सिग्निफिकेंट होना चाहिए कि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए। फिफ्थ पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड शुड बी हाई, यानी आप ऐसे कंपाउंड्स को सेलेक्ट करेंगे जिसका मॉलिक्यूलर वेट हाई हो। अब आप पूछ सकते हैं कि लो होने पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आपको पता है वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg। अब क्या होगा कि अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो उसका वेट ज्यादा होगा, वेट ज्यादा है तो उसको हम इजी क्या कर सकते हैं, वेइंग आसानी से कर सकते हैं। छोटे अमाउंट को वे करना टफ होता है, जबकि अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो अल्टीमेट वेट ज्यादा होगा, जिसको वे करने में काफी इजी होगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंस पॉइंट शुड बी वेरी मिनिमम या शुड बी वेरी लो। कहने का मतलब है इक्विवेलेंस पॉइंट एंड पॉइंट देखा जाए तो एक ही बात है, लेकिन इक्विवेलेंस पॉइंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एंड पॉइंट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। इक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे थ्योरेटिकली कंसंट्रेशन एसिड और बेस के बराबर हो जानी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उस इक्विवेलेंस पॉइंट को आप आइडेंटिफाई कर पाए। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर जो होता है वो एक मीडियम में अगर एसिडिक मीडियम है तो अलग कर देगा और बेसिक मीडियम है तो अलग कर देगा। सपोज करिए कि अगर इंडिकेटर एसिडिक मीडियम में पड़ा हुआ है, एग्जांपल फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है, तो अगर नीचे कॉनिकल में आपका एसिडिक है, HCl है, तो आप इंडिकेटर डालेंगे वो कलरलेस रहेगा। तो जब बेस ऊपर ब्यूरेट से गिर रहा है, NaOH ऊपर से गिर रहा है, तो पिंक कलर तभी आएगा जब कंसंट्रेशन बेस का ज्यादा हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं पॉसिबल है कि जब एसिड और बेस का कंसंट्रेशन बराबर हो वहां पे कोई कलर चेंज हो। तो जैसे ही कलर चेंज होता है हम ब्यूरेट बंद करते हैं, तब तक इक्विवेलेंस पॉइंट जा चुका होता है, और जहां पे हम आइडेंटिफाई प्रैक्टिकली कर पाते हैं कि कौन सा पॉइंट आया, तो उसको हम एंड पॉइंट का नाम दे देते हैं। एंड पॉइंट मतलब कि आप टाइट्रेशन को एंड कर दीजिए, अब आगे और आपको टाइट्रेशन नहीं करना है, तो उस जगह पे हम ब्यूरेट को ऑफ कर देंगे और ब्यूरेट की रीडिंग नोट कर लेंगे, कितना अमाउंट खाली हुआ वही आपका ब्यूरेट रीडिंग होगा या V2 होगा। तो N1 आपको पता ही है प्राइमरी स्टैंडर्ड है, V1 आपको पता है वो भी प्राइमरी स्टैंडर्ड है, V2 आपने ब्यूरेट रीडिंग से निकाल लिया, तो बाय कैलकुलेशन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ N2। तो ये एक सिंपल सा मेथड था जहां पे हमने प्राइमरी स्टैंडर्ड के हेल्प से सेकेंडरी स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन फाइंड आउट की। तो इसका डिटेल जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग टाइट्रेशन या स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे तब समझेंगे कि कैसे हम अननोन कंसंट्रेशन जो कि ब्यूरेट में फेल है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।